बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट हम किस किस्म के डेटा पे अप्लाई करते हैं और बायोलॉजी में इसका इस्तेमाल क्या है, इस लेक्चर में हम ये देखेंगे। अगर हम किसी सब्जेक्ट से ट्रीटमेंट से पहले और ट्रीटमेंट के बाद मेजरमेंट रिकॉर्ड करें, जैसे कि अगर हम ये देखना चाहें कि ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेने से पहले और ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेने के बाद बास्केटबॉल के खिलाड़ियों का मैक्सिमम वर्टिकल जंप क्या है, या हम ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में दवाई लेने से पहले और दवाई लेने के बाद ब्लड प्रेशर का डेटा रिकॉर्ड करें, तो इस तरह का डेटा हम जब एनालाइज करना चाहेंगे, यानी अगर हम ये देखना चाहेंगे कि बास्केटबॉल के खिलाड़ियों के जंप पे ट्रेनिंग प्रोग्राम का असर हुआ या नहीं हुआ, इसी तरह से ब्लड प्रेशर पे दवाई का असर हुआ कि नहीं हुआ, तो इस कंडीशन को हम टी टेस्ट से एनालाइज करेंगे। दूसरी सूरत हाल ये हो सकती है कि जब हम दो मुख्तलिफ कंडीशंस में मेजरमेंट रिकॉर्ड करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम मरीज़ों का रिस्पांस टाइम दो मुख्तलिफ दवाइयों की तरफ देखना चाहें, तो इस पे भी हम पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। ये इसलिए कि इसमें जो डेटा है वो हमने पेयर्ड सैंपल से लिया है या डेटा पेयर्ड है, ठीक है। तो इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम जो है पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। अगर इस इक्वेशन में आप देखें तो इसमें हमें मालूम करना है डी बार, जो कि डिफरेंस का मीन है, और फिर डिफरेंस का स्टैंडर्ड एरर जो है उससे हम डिवाइड करेंगे इसको, यानी ये रेशो है डिफरेंस के मीन और डिफरेंस के स्टैंडर्ड डिविएशन स्टैंडर्ड एरर के बीच, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि हम अगर प्लांट्स में इस तरह की कैलकुलेशन करेंगे या प्लांट से रिलेटेड डेटा हो, तो उसमें हम कौन से एग्जांपल्स पे इस तरह का टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता है कि जो फोटो पीरियडिज्म है उसके रिस्पांस के लिए फाइटोक्रोम रिस्पॉन्सिबल है, और फाइटोक्रोम के बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन बेस्ड अपॉन देयर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, फाइटोक्रोम की कुछ अक़साम ऐसी हैं जो रेड लाइट एब्जॉर्ब करती हैं और कुछ अक़साम ऐसी हैं जो फार रेड लाइट एब्जॉर्ब करती है। सपोज़ हम ये देखना चाहते हैं कि फाइटोक्रोम रेड जो है उसकी कंसंट्रेशन पे रेड लाइट जो है उसका क्या इम्पैक्ट बनता है, तो हमें पता है जब रेड लाइट पड़ती है प्लांट पे तो फाइटोक्रोम रेड जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं फाइटोक्रोम फार रेड में, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि रेड लाइट के एक्सपोजर में फाइटोक्रोम रेड की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। अब अगर हमारे सामने ये सवाल हो कि रेड लाइट एक्सपोजर के नतीजे में फाइटोक्रोम रेड की कंसंट्रेशन कम होती है या इस पे कोई असर नहीं पड़ता, तो इस केस में हम जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे उसमें हम प्लांट्स का फाइटोक्रोम रेड की कंसंट्रेशन मालूम करेंगे, फिर हम प्लांट्स को एक्सपोजर देंगे रेड लाइट में, और रेड लाइट में एक्सपोजर देने के बाद दोबारा से फाइटोक्रोम रेड की कंसंट्रेशन मालूम करेंगे। इन दोनों डेटा को हम कंपेयर करेंगे थ्रू पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट, क्योंकि अब इसमें हमने एक ही सब्जेक्ट से दो दफ़ा डेटा रिकॉर्ड किया है, बिफोर एक्सपोजर एंड आफ्टर एक्सपोजर। तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट का। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे प्रोसीड करेंगे। अब ये एग्जाम्पल है कि फॉर एग्जाम्पल हम देखना चाहते हैं इफेक्ट ऑफ रेड लाइट एक्सपोजर ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ फाइटोक्रोम रेड इन अरेबिडोप्सिस प्लांट। तो जैसे मैंने कहा, हम अरेबिडोप्सिस प्लांट्स में से फाइटोक्रोम रेड की कंसंट्रेशन मालूम करेंगे, फिर उन्हें रेड लाइट में रखेंगे, और फिर उसके बाद दोबारा से फाइटोक्रोम रेड की कंसंट्रेशन मालूम करेंगे, और फिर देखेंगे कि दोनों डेटा में कोई फ़र्क है कि नहीं है, ठीक है। तो सपोज़ हमने रेड लाइट में रखने से पहले डेटा रिकॉर्ड किया और उसको हमने एक कॉलम में लिखा और उसको हेडिंग दी बिफोर। फ़र्ज़ करें यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं 80, 85, 75 और 70, ये हमें दिखाता है कि कितना % जो है फाइटोक्रोम का रेड के फॉर्म में था। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल पहले केस में
फाइटोक्रोम रेड 80% है, दूसरे केस में या दूसरे प्लांट में हमने जब रिकॉर्ड किया तो 85% ऑफ द फाइटोक्रोम वाज फाइटोक्रोम रेड, इसी तरह फिर 75% और 70%। अब हमने रेड लाइट में एक्सपोजर दे दी एक ख़ास टाइम के लिए और फिर हमने दोबारा से फाइटोक्रोम रेड की कंसंट्रेशन मालूम की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आफ्टर कॉलम में हमने आफ्टर एक्सपोजर टू फाइटोक्रोम रेड लाइट, जो फाइटोक्रोम आफ्टर एक्सपोजर टू रेड लाइट फाइटोक्रोम रेड की कंसंट्रेशन हमने यहाँ पे लिखी हुई है। लेट्स से अब 50% रह गया था फाइटोक्रोम रेड पहले प्लांट में, दूसरे प्लांट सैंपल्स में वो 55% रह गया था, फिर 40 और फिर 45। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो बिफोर और आफ्टर ग्रुप्स हैं इन दोनों में कोई फ़र्क है या नहीं है, या दूसरे लफ्ज़ों में रेड लाइट के एक्सपोजर ने फाइटोक्रोम रेड की कंसंट्रेशन पे कोई इफ़ेक्ट किया है कि नहीं किया। तो इसको हम एनालाइज करेंगे किससे, पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट से इस डेटा को हम एनालाइज करेंगे। कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं कि हम इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बिफोर और आफ्टर का डिफरेंस मालूम करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास तीसरा कॉलम आता है जिसमें डिफरेंस है दोनों कॉलम्स का, यानी बिफोर और आफ्टर का। 80 में से 30 निकालें, 80 में से 50 निकालेंगे तो 30 आंसर आएगा। इस तरह से 85 में से 55 निकालेंगे तो भी 30 आएगा, और इस तरह बाकियों का। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, अगला स्टेप ये होगा कि हम डी बार मालूम करें, यानी हम मालूम करें कि डिफरेंस जो है उसका मीन क्या है। तो डी बार यहाँ पे हमारे पास निकल आता है 30, यानी डिफरेंस का जो मीन है वो 30 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम मालूम करेंगे डिफरेंस का स्टैंडर्ड, डिफरेंस का वेरिएंस, और फिर डिफरेंस का स्टैंडर्ड डेविएशन, और फिर डिफरेंस का स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, तो वो हम कैसे मालूम करेंगे, पहला जो हम एक और कॉलम बनाएंगे उसको हम करेंगे डी माइनस डी बार, और इसमें हम डिफरेंस कॉलम के हर वैल्यू में से डी बार यानी 30 को माइनस करेंगे, और जो भी आंसर आएगा वो नोट करते जाएंगे। तो इस तरह ये आंसर्स हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, फिर हम अगला कॉलम बनाएंगे डी माइनस डी बार होल स्क्वायर का, यानी अब हमने डी माइनस डी बार वाले कॉलम में जो भी वैल्यूज़ हैं उनका स्क्वायर लेके उसके सामने लिखना है। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इन सारी डी माइनस डी बार होल स्क्वायर के सारे वैल्यूज़ को आपस में जमा करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे 4 से, और इस तरह से हमें मिल जाएगा वेरिएंस ऑफ डिफरेंस, यानी एस स्क्वायर डी। एस स्क्वायर डी जो है वो बराबर है 12.5 के इस केस में। ठीक है, फिर इसी एस स्क्वायर डी से हम एस डी मालूम करेंगे बाई टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ 12.5। तो ये जब हम करेंगे तो ये आंसर आता है 3.53, और इसी से फिर हम मालूम करेंगे स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर हमें पता है कि हम मालूम करते हैं बाय डिवाइडिंग एस डी बाई अंडर रूट एन। अब ये स्टैंडर्ड एरर हम किस लिए मालूम करते हैं, इसलिए कि जो पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट का इक्वेशन है उसमें जो न्यूमरेटर है वो डी बार है। डी बार हमें ऑलरेडी पता है कि 30 है, और जो डिनोमिनेटर है वो है स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस के लिए पहले हमने ये कॉलम किया, फिर हमने ये किया, फिर इससे हमने मालूम किया वेरिएंस ऑफ डिफरेंस, फिर वेरिएंस के बाद हमने मालूम किया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिफरेंस, और अब हम मालूम करेंगे स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस। कैसे मालूम करेंगे, हमें पता है कि इस वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे अंडर रूट एन से। एन इस केस में क्या है, 4 है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 है एन, तो इसलिए जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.76। अब हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो आ गई है। तो इस इक्वेशन में अगर हम वैल्यूज़ पुट करना चाहें यहाँ पे, तो हमें पता है डी बार की वैल्यू है 30, और जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस है उसकी वैल्यू है 1.76। जब ये आपस में हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर जो है वो आएगा क्या, वो आंसर आएगा 17.05। ठीक है, सो पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट की वैल्यू है 17.05,
और अब आपको पता है कि आगे हमने क्या करना है। आगे हमने टेबल में जाके क्रिटिकल टी वैल्यू मालूम करनी है, जैसे हमने वन सैम्पल टी टेस्ट में की है। तो क्रिटिकल टी वैल्यू के लिए हमें चाहिए होता है एक तो अल्फ़ा यानी सिग्निफिकेंस लेवल, और इस केस में भी हमारा जो सिग्निफिकेंस लेवल है वो है 0.05, ठीक है। और जो डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम है, दूसरी चीज़ हमें वो चाहिए होती है। तो डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम हम मालूम करेंगे n डिवाइडेड बाई 2 - 1। सो इस केस में चूँकि n जो है वो हमारे पास क्या है, 4 है, तो इसलिए जो 4 है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2, और 2 में से 1 निकालेंगे तो आंसर आएगा 1। सो डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम इज़ 1 इन दिस केस। हमारे पास डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम क्या है, 1 है। तो अब ये हम जाके टेबल से रीड कर लेंगे, सिंपल सी। ये हमारे पास टेबल है। इस टेबल में अगर आप देखें तो डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम जो है वो हमारा 1 है, और जो अल्फ़ा है या सिग्निफिकेंस वैल्यू है वो है 0.05। तो यहाँ से आप अगर वैल्यू देखें तो ये आता है 6.31। अब आपको पता है कि ये क्रिटिकल टी वैल्यू है, और अगर क्रिटिकल टी वैल्यू से कैलकुलेटेड टी वैल्यू ज़्यादा हो तो हम क्या करते हैं, हम H1 को करते हैं एक्सेप्ट। H1 को यहाँ पे एक्सेप्ट करने का मतलब ये होगा कि रेड लाइट की वजह से फाइटोक्रोम की कंसंट्रेशन कम हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये कैलकुलेशंस करते हैं। चूँकि हम ऑलरेडी H0 और H1 के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे दोबारा से मैं आपको बता दूं कि H0 होगा कि मीन वैल्यू ऑफ फाइटोक्रोम बिफोर इज इक्वल टू मीन वैल्यू ऑफ फाइटोक्रोम आफ्टर, ठीक है। और जो H1 होगा वो क्या होगा, वो होगा कि मीन वैल्यू ऑफ फाइटोक्रोम बिफोर इज़ लेट्स से ग्रेटर देन मीन वैल्यू ऑफ फाइटोक्रोम आफ्टर। तो ये आपको पता है कि ये जो है फाइटोक्रोम की वैल्यू जो है वो बिफोर ज़्यादा है और आफ्टर कम है। इसको हम कहते हैं वन टेल्ड हाइपोथेसिस, ठीक है। तो ये वन टेल्ड हाइपोथेसिस हम टेस्ट करेंगे, और इस तरह से हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि हाँ, फाइटोक्रोम की वैल्यू एक्सपोजर रेड लाइट में एक्सपोजर से पहले फाइटोक्रोम रेड की वैल्यू ज़्यादा थी, लेकिन एक्सपोजर के नतीजे में उसकी वैल्यू कम हो गई है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।